हेलो स्टूडेंट्स। किरण प्रकाशिकी के भाग 7 में आपका स्वागत है। आज के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन पढ़ेंगे और उसके पश्चात एक उदाहरण 9.6 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन को देखते हैं। अभी पिछले भागों में हम समतल पृष्ठ पर अपवर्तन देख रहे थे। अब गोलीय पृष्ठ पर वो गोलीय उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, किसी भी तरह का पृष्ठ हो सकता है। जैसा चित्र में आपको दर्शाया गया है कि एक वस्तु वायु में प्रथम माध्यम में रखी है और दूसरे सघन माध्यम में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव एम आपको दिखाया गया है। वक्रता केंद्र सी आपको चित्र में प्रदर्शित है। वस्तु से आने वाली किरण ओ एन बिंदु एन पर जब गिरती है तो माध्यम 1 से माध्यम 2 में अपवर्तित होती है, तो ये अभिलंब की ओर झुककर बिंदु आई पर जाकर प्रतिबिंब बनाती है। ये किरण आरेख में प्रदर्शित है। वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और वक्रता त्रिज्या r भी स्पष्टता दिख रहा है। चित्र में हमने बिंदु O पर कोण अल्फा, बिंदु C पे कोण बीटा और बिंदु I पे कोण अल्फा भी दिया है, जिससे कि सूत्र निगमन में आसानी हो सके। आपतन कोण को I से और सघन माध्यम में अपवर्तन कोण को R से निरूपित किया गया है। सबसे पहले हम चित्र में त्रिभुज ONP में देखेंगे कोण अल्फा। ये सारी घटनाएं किरण प्रकाशिकी में सारी घटनाएं सूक्ष्म द्वारा की होती है, अर्थात कि बिंदु N इस बिंदु M के निकट है तो ये कोण अल्फा सूक्ष्म होगा, और जब कोण सूक्ष्म होता है तो हम अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। त्रिभुज ONP में tan अल्फा आपको NP/OP नजर आ रहा है। चूंकि N M के बहुत निकट है तो P भी M के निकट होगा, तो हम OP को ON के ऊपर लेकर अल्फा का मान NP/ON लिख सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज CNP में बीटा कोण सूक्ष्म है तो बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और इसमें NP/PC लिख सकते हैं। PC को हम MC लिख सकते हैं, तो बीटा का मान NP/MC लिखा जा सकता है। इसी प्रकार त्रिभुज INP में गामा सूक्ष्म कोण है, जिसे tan गामा लिख सकते हैं, और tan गामा का मान त्रिभुज में NP/PI है, जिसे हम NP/MI लिख सकते हैं। अब हम स्नेल के नियम को लगाने से पहले अल्फा बीटा और गामा का संबंध I और R से कर देते हैं। त्रिभुज NOC में आप देखें प्रीवियस त्रिभुज NOC आपको दिख रहा है। त्रिभुज NOC ये O आपको दिख रहा है एंड C। इसमें आप देखेंगे कि अल्फा और बीटा आंतरिक कोण है और आपका I और बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतर कोणों से बराबर होता है, तो I का मान अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा और बीटा का मान रखने पर I का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार पिछले चित्र CI को आप देखेंगे तो बीटा बहिष्कोण ये R और गामा के योग के बराबर होगा। यहाँ से R का मान बीटा माइनस गामा होगा और हम बीटा और गामा का मान रख के R का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब हम स्नेल के नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे।
स्नेल का नियम हमें बताता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध साइन आई अपॉन साइन आर का मान n/1 होगा। n/1 का अर्थ है द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम n2/n1 भी लिख सकते हैं। ये पिछले कक्षा में समझाया गया था। अब इस सूत्र को हम n1 sin i बराबर n2 sin r लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि जब कोण सूक्ष्म होते हैं तो साइन थीटा को थीटा, tan थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। तो उपरोक्त सूत्र n1 आई बराबर n2 आर के रूप में आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि सूक्ष्म कोण में ये चीज हमने लिया है। अब हम आई और आर के मान जो ऊपर निकाल चुके हैं इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए आई का मान जब हमने यहाँ रखा और आर का मान यहाँ रखा, सावधानी पूर्वक जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम एनपी ध्यान से देखिए, सभी पदों में एनपी काम है तो एनपी को कॉमन लेकर काट सकते हैं। अब हम इस सूत्र को n1/OM और n1/MC और दाहिने पक्ष में n2 को जब ब्रैकेट में भेजेंगे तो n2/MC माइनस n2/MI आएगा। हम MC के दोनों पदों को एक साइड में ले आते हैं और बाकी पदों को दूसरे साइड में रख देते हैं। तो इस प्रकार ये संबंध हमें प्राप्त हुआ। अब चित्र को आप फिर ध्यान से देखेंगे, हम आपको वापस चित्र में ले चलते हैं जहाँ पर OM, MI और MC को ध्यान से देखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो आपको दिख रहा है कि आपकी किरण के विपरीत दिशा में OM आप नापेंगे तो U को माइनस चिन्ह के साथ लेंगे और बाकी MC और MI आपकी किरण की दिशा में नापेंगे तो R और V की वैल्यू हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो ये मान हमने देखिए यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। अब ये मान जब हमने उपरोक्त सूत्र में रखा तो ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इसको हम व्यापक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यहाँ वस्तु की तरफ के माध्यम को प्रथम माध्यम कह रहे हैं, उसका अपवर्तनांक n1 है और दूसरे साइड के माध्यम को द्वितीय माध्यम कहें, उसका अपवर्तनांक n2 है। वक्ता की त्रिज्या r है, वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है। इस सूत्र को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, n1 से भाग कर दें तो ये सूत्र हमें n2/n1/v के इस रूप में मिलेगा और n2/n1 को हम जानते हैं कि n/1 लिखा जा सकता है। तो ये सूत्र हमें अब इस पद में भी मिल सकता है। दोनों सूत्र हम जब भी किसी क्वेश्चन में सूत्र पर अप्लाई करेंगे तो चिन्ह परिपाटी को फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम उदाहरण 9.6 को देखते हैं। यहाँ पे गोलीय पृष्ठ है जिसके सामने वायु में किसी बिंदु स्रोत से किरण आ रही है जो कि गोलीय पृष्ठ प्रकाश कांच के गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया है, वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है। प्रकाश स्रोत यानी वस्तु की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ एक बात इस क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया गया है कि यह पृष्ठ उत्तल है कि अवतल। हमने जो पिछले पृष्ठ पर फॉर्मूला ये निकाला है, ये फॉर्मूला उत्तल पृष्ठ के लिए भी सही है और अवतल पृष्ठ के लिए, दोनों के लिए समान रूप से ये सही है। लेकिन हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि पृष्ठ गोलीय पृष्ठ उत्तल है या अवतल। इससे हम वक्रता त्रिज्या के चिन्ह परिपाटी में फायदा होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन जब ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि आपकी बुक ने उत्तल पृष्ठ के लिए हल किया है। तो उत्तल पृष्ठ के सामने वायु में जिसका अपवर्तनांक 1 होता है 100 सेंटीमीटर दूर ये वस्तु रखी है और दूसरे तरफ कांच का माध्यम है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी की स्थिति है। तो हमने ध्यान से देखा
कि हमें जो सूत्र अप्लाई करना है, ये सूत्र हमारे दिमाग में पहले से होता है। इस सूत्र में हमको प्रथम माध्यम का अपर्तनाक n1 वायु का दिया है, मालूम है। द्वितीय माध्यम का अपर्तनाक n2 मालूम है, जो कि ऊपर हमने लिख लिया है। और हमको वक्ता त्रिज्या r मालूम है, ये मालूम है। हमने उत्तल पृष्ठ मानकर इसको धनात्मक चिन्ह पर पाटी के साथ लिया है। और वस्तु की दूरी आपतित किरण के विपरीत में नापेंगे तो -100 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे और उसको सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। तो अगले पृष्ठ में जब हम चलेंगे तो हमें हल करने पर तो v का मान 100 सेंटीमीटर आया और ये 100 सेंटीमीटर हमें धनात्मक चिन्ह के साथ आ रहा है। तो अगर हमको ये चिन्ह v का मान 100 सेंटीमीटर है और आप ध्यान से देख रहे हैं कि u का मान भी आपको 100 सेंटीमीटर था और v का मान भी 100 सेंटीमीटर आया, लेकिन u आपका चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक चिन्ह के साथ था और v आपका धनात्मक चिन्ह के साथ है, अर्थात प्रतिबिंब आपका पृष्ठ के पीछे बनेगा। अगर हम इस चित्र में किरण आरेख बनाए तो वस्तु से आने वाली किरण जब अपवर्तित होकर 100 सेंटीमीटर दूर जाकर इसको काटेगी, ये v का मान भी 100 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार आपने आज गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन को जाना, उसके सूत्र को निर्मित किया और उस सूत्र को हमने दो प्रकार से लिखा है। n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r के पदों में लिखा है। इसी को जब हम n1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सूत्र n2/1v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस 1/r के रूप में प्राप्त होता है। और इस सूत्र के उपयोग से उदाहरण 9.6 में हमने प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त किया। तो उदाहरण 9.6 में बुक में ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि वो पृष्ठ गोलीय पृष्ठ उत्तल है कि अवतल। हमने उस पृष्ठ को उत्तल मान के सॉल्व किया है। अगर आप उस पृष्ठ को अवतल मान के सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपने घर में एक होमवर्क के रूप में इसको हल कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे इसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हम लेंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन देख रहे हैं, जहाँ एक गोलीय पृष्ठ होता है। लेंस में हमको दो पृष्ठ मिलते हैं, वो एक गोलीय और एक समतल हो सकता है, दोनों गोलीय हो सकते हैं। तो लेंस के बारे में अगले कक्षा में जानेंगे। लेंस से अपवर्तन की घटना देखेंगे और उस अपवर्तन घटना में एक महत्वपूर्ण सूत्र निर्मित करेंगे और उससे लेंस के फोकस, लेंस के प्रकाशित फ्रेम, इन सब के बारे में भी हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। इस प्रकार आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।